सहाफ़ी था और आजकल सऊदी अरब में था। जब मुझे खबर मिली कि एक ऐसे केस है जो मैंने हैंडल करना है, मैंने अपने सर से कहा मैं छुट्टी पे हूँ, पर उन्होंने कहा यह केस बहुत अनोखा और अजीब है, इसे सिर्फ तुम ही हैंडल कर सकते हो। मैंने कहा ऐसा भी क्या है? तो उन्होंने कहा एक कम उम्र लड़का है जिस पर ये केस है। मैं हैरान रह गया और ये बताया गया कि उसे जिन्ना के जुर्म में पकड़ा गया है। मैंने कहा उसकी उम्र क्या है लड़के की? जब उन्होंने बताई तो मैं वाकई हैरान रह गया और अपना सब काम छोड़कर इस केस को कवरेज देने की हामी भर ली। सबसे पहले मुझे इस जगह जाना था जहाँ से उस लड़के को गिरफ्तार किया गया था। उसका तरीका वारदात ये था कि वह मुख्तलिफ घरों में चला जाता और वहाँ पर जिना करके भाग जाता था। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन था कि कोई आपके घर में आकर इस तरह का काम कर जाए और आपको पता न चले? मैं इस घर में गया तो वहाँ पर ज़्यादातर औरतें थीं। वो लड़कियाँ काफ़ी जवान और खूबसूरत लग रही थी। मैंने उनको दूर से देखा था और एक कमरे में चली गई। उस घर की जो बड़ी औरत थी वो मेरे पास आई, बहुत परेशान थी, रो रही थी। यह घर था जहाँ से लड़के को पकड़ा गया था। वो कहने लगी हम तो लूट गए, हम तो बर्बाद हो गए, हमें क्या पता था हमारे साथ ऐसा होगा। मैंने कहा क्या मतलब, मुझे पूरी बात बताएं, क्या हुआ था? उन्होंने कहा वो लड़का बाहर कोई चीज़ बेचने के लिए आया था, कह रहा था बहुत अच्छा शैम्पू है, आपके बालों के लिए अच्छा है, हमारे घर में सिर्फ लड़कियां ही हैं, उनको बाल लंबे करने का बहुत शौक है, इसीलिए हमने उसे कहा ठीक है दिखाओ क्या है तुम्हारे पास। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो बेहोश हो गया। पहले उसने हमसे पानी मांगा था, हमने पानी दे दिया। हमने कहा गर्मी है, बेचारा गर्मी में काम कर रहा है। लेकिन जब बेहोश हो गया तो समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करें। उसको सड़क पर तो नहीं फेंक सकते थे, उसे होश ही नहीं आ रहा था। वह मुश्किल उठा के कमरे में बिस्तर के ऊपर रख दिया। उसकी तलाशी ली, कोई नंबर या फ़ोन मिल जाए जिसमें उसके किसी अपने का नंबर हो तो उसको बताएं कि आपका रिश्तेदार यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे होश आया और हम सबको जैसे ही किसी ने नशे की चीज़ दे दी हो, हम सब बेहोश हो गए। जब उठे तो पता चला कि मेरी दो बेटियों के साथ वो औरत बोलती बोलती रुक गई और रोने लगी। मैंने कहा फिर वो लड़का कहाँ गया? तो उन्होंने कहा वो तो भाग गया। मैंने उनको कहा आपको ऐसे किसी को घर में दाखिल नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा हम बता तो रहे हैं कि वो बेहोश हो गया था, तो फिर हम क्या कर सकते थे? बात तो ठीक थी, कोई पराया शख्स आपके घर के अंदर आके बेहोश हो जाए तो आप उसे वापस सड़क पे तो नहीं फेंक सकते हैं। मैंने आपकी बेटियों का भी बयान लेना होगा। वो कहने लगी ठीक है। मैं उन लड़कियों का बयान ले लिया और मैं अपने सर के पास आ गया। मैंने कहा अब वो लड़का कहाँ है? तो उन्होंने कहा उसको पकड़ लिया गया है, पुलिस के पास है। मैंने कहा मैं उसको देखना चाहता हूँ। जब मैं पुलिस स्टेशन गया तो मैंने उस लड़के को देखा, मैं हैरान रह गया। ये लड़का तो बहुत कम उम्र था, पर इसने सब कुछ किया था और सिर्फ एक घर में नहीं बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह के मामलात किए थे। इसका तरीका वारदात ये था कि वो घर में दाखिल होता, किसी बहाने से घर के अंदर थोड़ी देर रुक जाता, फिर उन लोगों के ऊपर या तो कोई बेहोशी का स्प्रे कर देता था या कोई चीज़ उनको खिला देता था। वो सब बेहोश हो जाते थे और जो भी खूबसूरत लड़की देखता उसके साथ गलत कार्य कर जाता। और फिर इसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, उन लड़कियों की वीडियो भी बना ली जाती और उन्हें ब्लैकमेल भी किया जाता था। ये मामला ऐसे चल रहा था कि जैसे किसी बहुत बड़े गैंग का काम हो, कि कोई गैंग आया हुआ है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। लेकिन उस लड़के के साथ ना तो कोई गैंग पकड़ा गया था, ना ही कोई और शख्स, सिर्फ ये लड़का ही था। और इसको देखकर तो ऐसे लगता था कि ये बकरी भी नहीं मार सकता था। फिलहाल उसे कुर्सी पर बिठाया गया था, आगे टेबल पड़ा था। मैं जाकर बैठ गया, उसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी। मैंने कहा ये सब कुछ क्या है? क्यों किया तुमने ऐसा? और कैसे? वो बोल ही नहीं रहा था। मैंने कहा अगर तुम बोलोगे नहीं तो तुम्हारे लिए बड़े मसले बन जाएंगे। उसने कहा मेरे लिए पहले ही बहुत बड़ा मसला बन गया है। वो बहुत डरा हुआ था। मैंने कहा कि तुम मानते हो ना कि तुमने ये सब कुछ किया है? तो इस बात का उसने जवाब नहीं दिया। जितने भी घरों ने रिपोर्ट की थी उन सब में पूछताछ की थी, उन्होंने इसी तरह की कहानियां सुनाई थी कि ये लड़का किसी काम से आता है और बेहोश हो जाता था, फिर कहता था कि मुझे भूख लगी हुई है। मुख्तलिफ कहानियां सुनाता था। किसी को कहता था कि मेरी माँ नहीं है, तो किसी को कहता था मेरा बाप ने मेरी माँ पर हाथ उठाया है, मेरे घर में बहन भाई भूखे हैं। रोता था, लगता था, इस तरह की बातें करके लोगों को अपने जाल में फंसा लेता था। उसने 3-4 दिन से खाना नहीं खाया या
या फिर कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि किसी घर के सामने बैठकर रोना शुरू कर देता था और वो लोग रहमदिली में आके उसकी मदद करने के लिए उसे अंदर ले जाते थे। किसी भी शख्स के घर में घुसना कोई आसान काम नहीं है और कोई भी किसी गैर आदमी को इतनी आसानी से अपने घर में आने की इजाज़त नहीं देता, लेकिन इतनी कम उम्र वाले लड़के पे कोई भी भरोसा कर सकता है। और ये भी भरोसा ही था जिसकी वजह से उसने ये सब कुछ किया था। अभी तक कुछ खानदान ऐसे थे जिन्होंने रिपोर्ट ही नहीं करवाई थी। वो कह रहे थे कि हम अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगाना चाहते हैं, पता नहीं इंसाफ मिलेगा या नहीं। और उसने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि अगर तुम बोलोगे नहीं तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। पर वो नहीं बोला था। ये सब हमारे तरह होते हैं ताकि मुजरिम से हम पूछ सकें कि वो सब क्यों करता रहा है। बाहर आया तो मेरे एक दोस्त ने कहा, देखो आजकल के हालात, इस लड़के ने इतने बड़े गुनाह किए हैं। इसकी उम्र देखो, इसकी शक्ल देखो, इसके काम देखो। मैंने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, हमारा बहुत बुरी तरफ जा रहा है, लेकिन अब हमारा काम तो तकरीबन खत्म ही हो गया। मामला सीधा इसको पकड़ लिया गया, इसको सजा हो जाएगी। इस आदमी ने कहा, लेकिन इसने गुनाह कबूल नहीं किया है। मैंने कहा, वो हाँ कबूल नहीं किया, पर इतने सारे गवाह हैं, कुछ घरों के आगे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। उसके अंदर इसी की फुटेज थी। एक फुटेज में तो ये बाकायदा रो रहा था और अंदर से एक लड़की निकली जो इसको मदद करने के लिए अंदर ले गई और फिर उस लड़की ने रिपोर्ट करवाई थी। वो बहुत परेशान थी। एक अजीब बात ये भी थी कि घर के सारे लोग बेहोश हो जाते थे और घर में और कोई सामान नहीं जाता था। सिर्फ एक ही गुनाह बार बार किया जाता रहा, मतलब ये कि लड़का चोर नहीं था, इसने कभी कोई चोरी नहीं की थी। अब इसकी जज के सामने पेशी थी। हम सब भी वहाँ पर मौजूद थे। मेरे सर ने कहा, ठीक है, ये केस ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्प भी था और अजीब भी। जज ने कहा, तुम्हारी उम्र कम है, तुम्हें बच्चों की जेल में रखा जाएगा, लेकिन जैसे ही तुम 18 साल के हो जाओगे उसके बाद तुम्हें बहुत सख्त सजा दी जाएगी। तुम्हें फांसी भी हो सकती है और उम्र कैद भी। पर पहले तुम ये बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया। तो वो खामोश हो गया। जज ने कहा, कुछ तो बोलो, पर वो नहीं बोल रहा था। फिर जज ने कहा, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है। तो उसने कहा, एक अजीब सी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। उसने कहा, हाँ मेरी एक ख्वाहिश है, क्या आप पूरी करवाएंगे। हम लोगों ने कहा कि अब देखो कैसे फर बोल रहा है और पहले नहीं बोल रहा था। जज ने कहा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश बाद में पूरी करवाई जाएगी। तो उसने कहा, नहीं मेरी ख्वाहिश ये है कि जल्द अज जल्द पूरी करवाई जाए, उसके बाद आप लोग मेरे साथ जो भी करेंगे मुझे कोई मसला नहीं। जज ने कहा, क्या है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश। तो कहने लगा, मैं एक आखिरी दफ़ा स्विमिंग पूल में नहाना चाहता हूँ। जब हम लोगों ने उसकी यह ख्वाहिश सुनी तो हम लोग हैरान रहे कि ये किस किस्म की ख्वाहिश है और ये कैसी ख्वाहिश है। ऐसी ख्वाहिश तो आज तक कभी किसी ने नहीं की थी। हबीब से पूछा गया कि तुमने ऐसी ख्वाहिश क्या सोच कर की है। तो उसने कहा, मुझे पानी बहुत पसंद है, इसलिए हमें इसकी बात पे यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि अब हमें इसकी किसी भी बात पे यकीन करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन उसने इतना कहा कि अपनी ज़बान पर से ताला लगा लिया। खैर, जज ने कहा कि अब इसकी आखिरी ख्वाहिश है तो पूरी तो करनी ही पड़ेगी। जज ने हुक्म दिया कि पूरी सिक्योरिटी और एहतमाम के साथ इसको किसी प्राइवेट स्विमिंग पूल कंपनी में ले जाओ, जहाँ पे उस वक्त और कोई भी मौजूद ना हो, और इसे इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के बाद बच्चों की जेल में भेज दिया जाए। जैसे ही 18 साल का होगा इसको सजा दी जाएगी, क्योंकि इसने एक नहीं न जाने कितने घर बर्बाद किए थे। ये इस काम में बहुत अरसे से लगा हुआ था। एक घर से तो ये बयान भी लिखवाया गया था कि उनके घर की 2 लड़कियां मां बनने वाली हैं, क्योंकि 1-2 महीने पहले उनके साथ ये वाकया हुआ था। जब ये खबर लोगों को पता चल गई कि इस शख्स को पकड़ लिया गया है जो घर घर ये सब कर रहा था, तो लोगों ने अब सामने आना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे पुलिस के हाथों में था। मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि अब उन लड़कियों की ज़िंदगी का क्या होगा जिनके साथ घर बैठे ही इतने बुरे सलूक किए गए। लेकिन ये सब कुछ इसने किया था इसकी इस अनोखी आखिरी ख्वाहिश की के लिए। हम लोग एक प्राइवेट स्विमिंग पूल में पहुंच गए और उन लोगों को तो बताया गया कि हम लोग क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप पैसे दें तो ठीक है, जैसा आप चाहेंगे वैसे ही होगा। हमने सारा एरिया खाली करवा लिया और आसपास पहरे पे कुछ लोग भी खड़े कर दिए, क्योंकि कुछ कैदी बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं। इस तरह की आखिरी ख्वाहिश करते हैं कि जिसमें उनको भागने के इम्कानात ज़्यादा नज़र आते हैं और वो पागल बना के भाग जाते हैं। एक दफ़ा
ऐसा ही हुआ था। एक शख्स ने कहा था कि वो एक कमरे में एक पूरा दिन गुजारना चाहता है, बस यही उसकी आखिरी ख्वाहिश थी और मौका देकर वो वहां से भाग गया था। इस लड़के को कहा कि ठीक है, अब यहाँ पे कोई नहीं है, तुम अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। उसका नाम हबीब था, शक्ल और सूरत का खूबसूरत था, उम्र कम थी लेकिन कद काठ में जवान लगता था। अगर मैं अपने काम की बात करूंगा तो मुझे लगता है कि उसने गलत किया था, क्योंकि ये शक्ल से बहुत मासूम लग रहा था। लेकिन ऐसे ही लोग मुजरिम होते हैं जिनकी शक्लों पे ये नहीं लिखा होता कि वो मुजरिम है। मैं जाकर पीछे बैठ गया। मेरे साथ जज साहब भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, मैं अपनी निगरानी में इसलिए आखिरी ख्वाहिश पूरी करवाना चाहता हूँ। वो मेरे साथ ही बैठे हैं और हम लोग अपनी बातों में मसरूफ हो गए। जैसे कि दो लोग बैठे हों तो कोई न कोई बात कर लेते हैं, और पुलिस वाले भी कुछ लोग पहरे पे खड़े थे। लड़के ने अपने जूते उतारे और पानी में जाने की तैयारी करने लगा। पहले तो वो पानी को देख रहा था, फिर उसने बीच में अपनी टांगे लटकाई और जमीन के ऊपर बैठकर पानी में टांगे लटकाते हुए बैठ गया। थोड़ी देर के बाद पानी के अंदर चला गया। जाहिर है, अगर उसने ये आखिरी ख्वाहिश की थी तो मुझे स्विमिंग पूल में तैराकी करनी है, तो फिर उसको तैराकी भी आती ही होगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद हमने ऐसा मंजर देखा कि हम हैरान रह गए। वो पानी से बाहर नहीं आ रहा था, पानी के नीचे चला गया। इतना तजर्बाकार तो नहीं लग रहा था, क्योंकि पानी में जाने से पहले वो काफी घबराया हुआ लग रहा था। मैंने पानी की तरफ देखा तो वो लड़का ऊपर नहीं आ रहा था। मैंने जज साहब को कहा कि ये क्या मामला है, लड़का तो पानी के नीचे से ऊपर नहीं आ रहा। वो भी थोड़ा अलर्ट हो गए कि हाँ, मामला तो गड़बड़ लग रहा है। फिर एक आदमी को इशारा किया कि जरा आगे जाके देखो क्या है। उसने देखा तो पानी में फौरन छलांग लगा दी। हम लोग भी हैरान हुए। उसने कहा कि लड़का तो डूब रहा है, उसका मतलब कि वो सजा से बचने के लिए खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि शायद वो जेल नहीं जाना चाहता था। जितनी उसकी उम्र थी, इससे इसी तरह की बात की तवक्को की जा सकती थी। लेकिन उससे पहले जो उसने कारनामे किए थे, वो फिर कैसे गुजरा? अगर वो इतना ही बुज़दिल था तो ये सब उसने कैसे कर लिया? और उसे पानी से निकाला तो उसकी सांसें बहुत हल्की चल रही थी। फौरन डॉक्टर के पास लेकर भागे। जज साहब भी परेशान हो गए और हम सब भी। ये क्या मामला हो गया? हम लोग फौरन डॉक्टर के पास भागे। जब डॉक्टर को बताया कि वही लड़का है जिसकी खबर आज सुबह से बहुत ज्यादा अड़ी हुई है, तो डॉक्टर भी थोड़ा हैरान हुआ कि ये है वो लड़का। मैं तो समझा कोई जवान आदमी होगा। मैंने कहा, यही है। उन्होंने उसको फौरन चेक करना शुरू कर दिया। हमारी आंखों के सामने ही उसे होश तो आ गया था और उसके पेट से पानी की आवाजें भी आ रही थी जो उसके मुंह से निकल रहा था। यानी कि उसकी हालत पहले से ठीक हो गई थी। वो होश में आ गया था और जिंदा भी था। लेकिन डॉक्टर ने कहा था, मुझे इसे कुछ देर मजीद अपने पास रखना होगा, क्योंकि मुझे मामला कुछ और लग रहा है। हमने कहा, ये ज्यादा देर आपके साथ नहीं रह सकता। ये आपको जख्म देकर भाग गया। तो उन्होंने कहा, फिर आप अपने दो लोगों को भी मेरे साथ भेज दें, ताकि मुझे मामला कुछ खराब लग रहा है। हमने कहा, क्या मतलब? तो उन्होंने कहा, मैं आपको भी बताता हूँ। वो 2 घंटे के लिए लड़के को अंदर लेकर चले गए। उस हिस्से में हमें जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन हमने अपने 2 लोगों को अंदर भेज दिया था। उसके बाद डॉक्टर साहब ने हमको अपने लोग कमरे में बुलाया और कहा कि इस लड़के के जिस्म के अंदर हमें एक ऐसी चीज़ मिली है जो इस बात की निशानदेही करती है कि जो आप लोग समझ रहे हैं ये वो नहीं। हमने कहा, क्या मतलब? तो उन्होंने कहा कि इस लड़के के जिस्म में एक चिप लगी हुई है। उन्होंने कहा, हमें वो चिप दिखाई। उन्होंने कहा, क्या ये चिप इसकी कलाई में नस्ब की गई थी? और इसको नस्ब करना कोई इतना बड़ा प्रोसीजर नहीं है, आराम से हो जाता है। जब हमने अपने तजर्बाकार लोगों को इस चिप के बारे में बताया और उन्होंने इसे चेक किया, तो उन्होंने कहा, यह चिप तो आपकी लोकेशन और आप कौन सी जगह पर मौजूद हैं इस चीज़ को डिटेक्ट करती है। यानी कि ये एक डिटेक्टर है। लेकिन ये इस लड़के की कलाई में क्यों था? इसका मतलब कि हम जो समझ रहे थे वो वाकई ही नहीं था। हम ये समझ रहे थे कि केस क्लोज हो चुका, लड़का गुनहगार है, इसे पकड़ लिया गया, इसे सजा दी गई। लेकिन शायद कुछ और मामला था।
پھر ہم نے اس لڑکے سے پوچھا اب بتاؤ بات کیا ہے، اور اس نے ہمیں ایسی بات بتائی کہ اس کیس کا ایک نیا پہلو نکل آیا، ہمارے سامنے آ گیا، جس سے ہم سب سن کر حیران رہ گئے۔ اس لڑکے کی حالت اب پہلے سے بہتر تھی، وہ ہمارے سامنے بیٹھا تھا۔ ہم نے کہا پہلے بھی تم نے نہ بول کے پولیس اور قانون کو بھی گمراہ کیا، اور اب بھی تم نے نہیں بولے تو بہت برا ہوگا، اس لیے بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے، یہ چپ تمہاری بازو میں کس نے ڈالی؟ تو اس نے کہا میں کوکو سب کچھ بتاتا ہوں، دراصل میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ پوری ٹیم ہے۔ ہم نے کہا کیا مطلب ٹیم ہے؟ تمہارا کیا مطلب ہے؟ تم تو جگہ واردات سے اکیلے پائے گئے ہو اور سب نے تمہارا ہی حلیہ بتایا ہے۔ اس نے کہا میرا حلیہ بتائیں گے کیونکہ سامنے تو میں ہی ہو جاتا تھا، لیکن جب وہ لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے تو پھر میں وہاں سے نہیں ہوتا تھا، مجھے وہاں سے بھیج دیا جاتا تھا اور میری جگہ وہاں اور بہت سارے لوگ آ جاتے تھے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، پوری بات بتاؤ۔ اس نے کہا وہ 5 لوگ ہیں، عمر میں بڑے ہیں، 40 سے لے کر 25 سال تک کی عمر تک کے ہیں، لیکن ان کے قد کسی چھوٹے لڑکے کے جتنے ہیں، یعنی کہ میرے جتنے ہیں، اس لیے سب سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کیا ہے وہ کسی چھوٹے قد کے انسان نے کیا ہے۔ کیونکہ منظر پہ میں آتا ہوں تو مجھ پر الزام لگ جاتا ہے، میرا کام تو صرف اتنا ہے کہ میں گھر کے اندر چلا جاؤں اور موقع دے کر ان کو کسی طرح سے بے ہوش کر دوں۔ میرے پاس ایک چھوٹی سی دھوئیں والی ڈیوائس ہوتی ہے جسے میں گھر کے ایک کونے میں رکھ دیتا ہوں، اس میں سے اس طرح کی سمیل اڑتی ہے کہ سب لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ جو چاہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے سب کچھ مذاق ہے، انجوائمنٹ ہے، ان کو یہ سب کچھ کرنا اچھا لگتا ہے۔ اور منظر پہ مجھے رکھا ہے کیونکہ ایک لڑکے پر کسی کو شک نہیں ہوتا۔ یہ تو میں تب پکڑا گیا جب معاملات بہت زیادہ آگے نکل گئے اور اس کام کو کرتے کرتے کافی سارے سال گزر گئے۔ ہم نے کہا کہ تم نے سوئمنگ پول میں تیراکی کرنے کے لیے آخری خواہش کیوں کی تھی؟ اس نے کہا میں ڈر گیا تھا، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، میں جیل نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ میں نے کچھ نہیں کیا تھا، اس لیے سوچا کہ جان دے دیتا ہوں تاکہ مجھے جیل میں نہ جانا پڑے، نہیں تو آپ لوگ مجھے پھانسی کی سزا دے دیتے، میں پھانسی کے ذریعے نہیں مرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ کام کیوں کرتے ہو؟ اگر وہ تم سے عمر میں بڑے ہیں تو پھر تمہارا ان کے ساتھ ہونا بلا وجہ تو نہیں ہو سکتا۔ جب اس لڑکے نے بڑی عجیب بات بتائی، اس نے کہا کہ ان کے پاس میری ایک بہن ہے۔ ہم نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا میری چھوٹی بہن، وہ بہت چھوٹی ہے، 4 سال کی ہے، ان لوگوں کے پاس ہے، انہوں نے اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم تمہاری بہن کو جان سے مار دیں گے، اس لیے میں یہ سب کچھ کرتا ہوں، لیکن اب مجھے پتہ چل گیا کہ میں اپنی بہن کو بھی بچا نہیں پاتا، اس لیے خودکشی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب میں اس کی حفاظت ہی نہ کر پایا تو زندہ رہ کے کیا کرنا؟ میں آپ لوگوں کا ان کا پتہ بھی اس لیے نہیں بتا رہا تھا کیونکہ میں آپ لوگوں کے پاس ہوں، یہ بات بھی وہ جانتے ہیں، اور اگر ان کو پتہ چل گیا کہ میں آپ سب کو سب کچھ بتا دیا تو وہ میری بہن کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ لڑکے نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا اور ہم سب حیران رہ گئے کہ واقعی اس کیس کی جڑیں تو بہت اندر تک پھیلی ہوئی تھی۔ میں یہ سب کچھ نوٹ کر رہا تھا کیونکہ مجھے اس پر پوری رپورٹ بنا کے پھر عوام کے سامنے بھی پیش کرنی تھی، اور اب یہ بات عوام کے سامنے رکھنا ہماری مجبوری بن گیا تھا کیونکہ سب کو اس بارے میں پتہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لڑکا بے قصور تھا، اس کا قصور اتنا تو نہیں تھا کہ اس کو جیل بھیج دیا جاتا، یہ تو خود مجبور تھا، یہ خود وکٹم تھا، مجرم نہیں تھا، اس کو ہم نے ایک محفوظ مقام پر منتقل کر دیا اور میں نے اسے یقین دلایا کہ یہ لوگ تمہاری مدد کریں گے، میں سب کو بتاؤں گا کہ تمہاری غلطی نہیں تھی اور تمہاری بہن کو بھی بچا لیا جائے گا، تم فکر نہیں کرو۔ اب ان لوگوں کو پکڑنا پولیس کا کام ہے، لیکن میں حیران تھا کہ انہوں نے کس طرح سے یہ چال چلی تھی۔ منظر پہ اس لڑکے کو رکھا تھا اور اس کے پیچھے پورا گینگ تھا۔ پولیس سرگرم ہو گئی، لڑکے سے ان کے حلیے پوچھے گئے، اسے مختلف لوگوں کی تصویریں دکھائی گئیں، کچھ مجرم پولیس کو مطلوب تھے، ان کا پورا ایک البم تھا، وہ لوگ تو ان میں سے ہی نکل آئے۔ لڑکے نے کہا یہ دونوں بھی ہیں، اس گینگ میں باقی 3 لوگوں کا پتہ نہیں تھا،
जब उनको पकड़ लिया गया तो पुलिस ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उनको भी बिठाया और उस लड़के को भी, और सारी कहानी में अवाम के सामने पेश की और उनको बताया कि मामला क्या था। सब लोग हैरान थे। मैंने उन लड़कों को देखा, वाकई उनके कद छोटे छोटे थे लेकिन उम्र में बहुत ज्यादा थे। पता चला कि वो 3 भाई हैं और उनमें से 2 आपस में कजन हैं, यानी कि एक दूसरे के रिश्तेदार थे। शक्लें भी मिलती जुलती थी। हमने हबीब की बहन का पता लगवाया। जब उसे हबीब के पास पहुंचाया तो वो खुशी से निहाल हो गया। वो लड़की भी अपने भाई के गले से लगकर रोने लगी। बहुत डरी हुई थी। हबीब ने शुक्रिया अदा किया। उसे 3 महीने के लिए काउंसलिंग के लिए भेज दिया गया ताकि वो दोबारा ऐसे लोगों के हाथ में आकर अलाकार न बन सके। फिर उसके बाद उन दोनों बच्चों को चाइल्ड केयर एसोसिएशन के हवाले किया। जब तक वो दोनों बालिग नहीं हो जाते, उनका सारा खर्चा और उनकी जिम्मेदारी इस इदारे की थी। मैं कभी कभी हबीब से मिलने चला जाता हूँ। वो बहुत जिक्र करता है, अपनी बहन के साथ वहीं रहता है। ये भी पता चला है कि उसके माँ बाप इस दुनिया से यूं ही नहीं गए। उनके पीछे भी यही लोग थे जिन्होंने इनके माँ बाप को मार डाला। वो फिर इन बच्चों को इस्तेमाल किया। वो कहते हैं ना, जो जैसा होता है वैसा दिखाई नहीं देता। अगर हम लोग इस केस की तह तक नहीं पहुंचे तो हम शायद अभी हबीब को सजा सुनाकर जेल में भी डाल चुके होते। उसको सजा मिल जाती और उसकी बहन हमेशा के लिए कहीं खो जाती। और ये लोग हबीब जैसे ही किसी और शख्स को तलाश करके अपने मकरूह धंधे में मुलविस कर देते। लेकिन शायद उनका वक्त आना भी लिखा था कि जल्द ही पकड़े गए। लेकिन मैं अभी भी सोच के हैरान होता हूँ कि उन्होंने कितना गहरा खेल रचाया था कि उस तक कोई पहुंच नहीं सकता था। आप लोग बताएं कि आपने भी यही सोचा था कि ये सब कुछ हबीब ने किया होगा, या आपके दिमाग में ये बात थी कि शायद इसके पीछे कोई और हो, क्योंकि हर घर में हबीब को ही निकलते और जाते देखा जा रहा था। वही घर के अंदर जाता था, वही निकलता था, और लोग कहते थे कि एक ही लड़का था जो छोटे कद का था, वही हमारे घर में आया था और उसके बाद ये सब कुछ हुआ था।